गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का आवागमन ये टॉपिक करने वाले हैं। उसमें भी सबसे पहले जैसे पुर्तगाली, जैसे भारत में कौन कौन सी विदेशी शक्तियाँ यहाँ पर आई यूरोप से। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में फिर आए थे ये डच, और तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर डेनिश और पाँचवें नंबर पर आए थे फ्रांसीसी। उसके बाद में यहाँ पर स्पेनिश भी कुछ वर्षों तक रहे। वो जो सबसे बाद में भारत से गए हैं वो पोर्तुगीज गए, यानी कि जो सबसे पहला आया वही सबसे पहले गए, बाद में गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपियों का आवागमन, यूरोपियों का आवागमन कौन कौन सी शक्ति किस किस देश से यहाँ पर लोग आए। जैसे पहला नंबर होगा पुर्तगाली, ये कहाँ से? यूरोप से, पोर्तुगीज भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर पर डच, जो यहाँ पर डच लोग आए थे, डच को हॉलैंड निवासी या नीदरलैंड का भी बोल सकते हैं हम। डच को हम क्या कहेंगे? हॉलैंड या नीदरलैंड। नंबर 3 अंग्रेज। ये चैप्टर हम अलग अलग पढ़ेंगे सभी, जैसे खास तौर से अंग्रेज है ना, एक टॉपिक आ जाएगा लास्ट में। नंबर 4 यहाँ पर आए फिर डेनमार्क। डेन को हम क्या कहेंगे? या तो डेनिश या फिर डेनमार्क। ठीक है सन्नी, जो राजधानी जहाँ की कोपेनहेगन। हाँ। नंबर 5 फ्रांसीसी, ये लुई 16 के शासनकाल में। एंड नंबर 6 यहाँ पर ये आ जाएगा स्पेनिश, स्पेन से आए थे। तो एक दौर चला था 15वीं शताब्दी में, जैसे विदेशी यात्राओं पर लोग निकलते थे, चूँकि इसमें मानसूनी हवाओं की जानकारी हुई थी। तो एक बार ये ग्राफ में देख लेते हैं हम कि सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे ये कहाँ से आए। इनका यही क्रम आपको याद रखना है। देखते हैं अभी पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे, जैसे वास्को डी गामा आया और उसमें एक नए रास्ते की खोज की गई थी जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, उत्तम सा अंतरीप जो रास्ता था, मार्ग, ये वाया अफ्रीका होते हुए पूर्व के देशों में आता था, जिसमें भारत या फिर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में इसकी जो रास्ते की खोज की थी ये बार्थोलोमो डे न्यूज इसने सन 1487 इसमें 86 या 87 में इसकी खोज की। इसी रास्ते से फिर वास्को डी गामा और उसके सहयोगी नाविक जो थे वो भारत में आए। तो देख लेते हैं एक बार ग्राफ में। देखिए ये क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप, नीचे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये क्या हो जाएगा पूरा? ये यूरोप महाद्वीप, और यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इनकी अगर बात करते हैं तो यूरोपियंस ये कहाँ से? पुर्तगाली आए, पुर्तगाली जो अफ्रीका के जस्ट ऊपर स्पेन, ये येलो आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्पेन, और स्पेन के बगल में पुर्तगाल, यहाँ से पुर्तगाली आए थे। पोर्तुगीज एक नए रास्ते की खोज की गई जो अफ्रीका होते हुए भारत के उसमें पहुँचता था, राज्यों में, या तो भारत में या फिर पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं जैसे सिलोन या इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सब देशों में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इन सब देशों में ये रास्ता पहुंचता था। इस रास्ते का नाम क्या था? केप ऑफ गुड होप। इसे हिंदी में कहा जाएगा उत्तम सा अंतरीप। इस रास्ते की जो खोज की गई थी, ये रास्ता खोजा गया था सन 1486 या 87 में, 87। इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता बार्थोलोमो डे न्यूज ने सन 1486 या 87 में इस रास्ते की खोज की थी। और ये रास्ता कहाँ पर निकलता था? अफ्रीका होते हुए पूर्व के देशों में। तो पुर्तगाल में या कहिए यूरोप के देशों में उस समय पर एक तो मानसूनी हवाओं की जानकारी मिली थी। हालांकि ये क्वेश्चन आता है कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? ये एक अरेबिक भाषा का शब्द होता है मानसून। मानसून का अर्थ होता है कि निश्चित समय पर होने वाली कोई निश्चित घटना। जैसे यहाँ पर भारत में मानसूनी वर्षा होती है
है ना, जून या जुलाई के महीने में, जून में सबसे पहले केरला में होती है। तो मानसून का अर्थ हम क्या लगाते हैं कि निश्चित समय पर होने वाली कोई भी घटना, उसको मानसून बोलते हैं। लेकिन हवाओं की जो जानकारी हुई थी हमारे देश में या भारतीय उपमहाद्वीप में, जो हवाएं चलती हैं या तो पूर्वा या पछुआ हवाएं चलती हैं, इनको हम व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं या ट्रेडिंग विंड्स भी कहते हैं। इन हवाओं की जानकारी यूरोप के कुछ जो यात्री थे, उसमें समुद्री यात्री, वहाँ पर इनकी जानकारी हुई। इसके साथ साथ इन्होंने एक कंपास नीडल या दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार किया। तो यहाँ पर ये समुद्री यात्रा के लिए निकलते थे। तो सबसे पहले तो एक रास्ते की खोज हुई। इस रास्ते से कौन आए फिर? पुर्तगाली या वास्को डी गामा या उनके सहयोगी। यहाँ का जो राजा था उस टाइम पर पुर्तगाल का, उसका नाम था मैनुअल फर्स्ट, और उसके जो पुत्र था राजकुमार, उसका नाम प्रिंस हेनरी। मैनुअल फर्स्ट को एक वाणिज्य के प्रधान की उपाधि प्राप्त थी, और जो उसका पुत्र था इसे द नेविगेटर की उपाधि प्राप्त थी। यानी कि प्रिंस को तो द नेविगेटर की उपाधि, और वहाँ के जो किंग थे, राजा थे, इसे वाणिज्य का प्रधान, चीफ ऑफ द कॉमर्स की उपाधि प्राप्त थी। और ये विदेशी व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने लगा, समुद्री यात्राएं भी करने लगे। उस टाइम पर जो शिप होते थे, समुद्री यात्रा पर जहाज़ निकलते थे, वो मैनुअल होते थे, एक बड़ा उसमें कपड़ा टाइप में लगाकर, तो उससे जैसे हवा होती थी उसी दिशा में फोर्स लगाती थी। यानी कि मैकेनिकल नहीं था उस टाइम पर, मशीनी, खुद से ही मैनुअल था सब कुछ। ये यात्रा पर निकले थे। तो जो वास्को डी गामा भारत में आया 170 सहयोगियों के साथ में, और उसके पास 4 शिप थे, 4 जहाज़ों से आया था, जिसमें 3 में यात्री भरे थे या इनके सहयोगी, और 1 में ये खाद्य सामग्री और अन्य यात्रा का सामान लदा हुआ था। तो 3 जहाज़ों का नाम अभी उल्लेख करते हैं, चौथे जहाज़ का कोई नाम नहीं था। और भारत में जैसे ये पहुंचते हैं केरल में, केरल के कालीकट के कप्पाडाकू नामक टापू पर, भारत का उस समय पर जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने भव्य स्वागत किया, और इसके साथ में एक, वैसे तो अरेबिक था लेकिन भारतीय व्यापारी भी कह सकते हैं, अब्दुल मनीक, मनीक के साथ में ये राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचता है केरला में। तो रास्ते का नाम क्या था? कैप ऑफ गुड होप। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? उत्तम सा अंतरीप, उत्तम सा अंतरीप, अंतरीप। तो पहले रास्ता खोजा गया था। रास्ता सिर्फ ये था कि ये रास्ता वाया अफ्रीका, पूर्व के देशों में कहीं जाता है, इसलिए भारत में आए, और यहाँ पुर्तगाल से ही चले थे। रूट आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। खोज किसने की थी? बार्थोलोमो, या बार्थोमेडेन्यूज भी कहीं बुक्स में लिखा हुआ है, बार्थोलोमो नाम आएगा पूरा, बार्थोलोमो ने सन 1486 और 87, ये भी कहीं पर 86 लिखते हैं, कहीं 89 लिखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा की जो यात्रा थी, ये इसने 8 जुलाई सन 1497 को शुरू की, और ये भारत जब पहुंचता है उस टाइम पर 20 मई सन 1498 में भारत में पहुंचता है। ये यात्रा की शुरुआत थी, और 20 मई को यहाँ से पहुंचता है। एक बार चेंज कर लेते हैं। ओके, अच्छा, इसके साथ में कितने यात्री थे? 170 सहयोगी, 170 सहयोगियों के साथ में आया था, सहयोगी। और इसके 4 शिप थे, 4 शिप, जिसमें 3 का नाम हो जाएगा और 1 का नाम नहीं होगा, क्योंकि एक रसद सामग्री के लिए था, जिसमें अपने खाने पीने की वस्तुएं थी, और भी उसमें कुछ चीज़ें उपलब्ध थी। तो 3 शिप कौन कौन थे? पहले शिप का नाम था सेन ग्रेम्बियल, सेन ग्रेम्बियल, एक ये शिप था। दूसरे शिप का नाम था राफायल, एक ये शिप था। और तीसरे का नाम था बेरियो। इनमें तो इसके सहयोगी या नाविक थे, जबकि जो चौथे नंबर का शिप था उसका कोई नाम नहीं था, इसमें क्या था? सामान लदा हुआ था, सामान। क्वेश्चन एक बार आया कि वास्को डी गामा किस जहाज से भारत पहुंचा, तो हम एक ऑप्शन लगाएंगे, क्या? सेन ग्रेम्बियन, इस जहाज़ से था। इसमें सबसे अधिक यात्री थे, और मेन जो जहाज़ था वास्को डी गामा का यही जहाज़ था। डेट क्या थी जब यात्रा शुरू की पुर्तगाल से भारत आने के लिए? 8 जुलाई सन 1497 में यात्रा शुरू की थी, और भारत में जब पहुंचता है 20 मई सन 1498 में। कहीं बुक्स में ये 19 भी लिखी हुई है डेट, 19 मई को, लेकिन जैसे जमोरिन के दरबार में पहुँचता है उस टाइम पर डेट क्या थी? ये 20 मई। क्लियर है चीज़ें? अच्छा, रास्ते का क्या नाम था जो मार्ग से आया था? मार्ग। रास्ते का नाम कैप ऑफ गुड होप,
इस रास्ते से ये आया था। और कहाँ पर आया, जगह क्या नाम था, केरल के कालीकट। केरल के कालीकट। कालीकट एक ये तट का नाम था, तट का नाम। और जो यहाँ टापू था, जिस टापू पर ये आया, टापू का नाम था कप्पा डाकू। कप्पा डाकू टापू पर आया था ये, कप्पा डाकू। यहाँ का राजा कौन था, जमोरिन। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था, जमोरिन। जमोरिन ये भारत के राजा का नाम था। और इसका सहयोगी कौन था जो दरबार में लेकर गया था जमोरिन के, उसका नाम था अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक के साथ में अब्दुल मनीक। वैसे तो ये अरब व्यापारी था, लेकिन ये भारत में ही रहने लगा। कहीं बुक्स में लिखा हो कि भारतीय व्यापारी या फिर अरब व्यापारी। ये अब्दुल मनीक पुर्तगाल से नहीं आया था, इसके साथ में है। ये भारतीय जैसी टेरिटरी में पहुंचता है, क्षेत्र में पहुंचता है, वहाँ पर फिर ये दरबार में ले गया, राजा के दरबार में। तो ये वास्को डी गामा। तो शिप का नाम हम क्या लिखेंगे, ये शिप का नाम दिया गया है सेन ग्रेम्बियल। और दूसरे का नाम राफेल, तीसरे का नाम बेरियो, चौथे जहाज का कोई नाम नहीं था। ठीक है। अगर ये आता है ना कि इसका उद्देश्य क्या था वास्को डी गामा का, ये अगर चाहें तो नोट करते रहिए आप साथ साथ, या फिर पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर देंगे। सॉरी। इसमें इसका उद्देश्य, वास्को डी गामा का क्या उद्देश्य था, भारत आने का उद्देश्य। उद्देश्य यह था, टारगेट, एक तो मसाले प्राप्त करना, मसाले प्राप्त करना। दूसरा था ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ये भी करना रहता है। ठीक है ना। दूसरा आर्थिक इनका कारण था, क्योंकि यात्रा जब ये शुरू करने लगे, अब ये व्यापार वाणिज्य करना चाहते थे पूर्व के देशों में। आर्थिक कारण भी इनका थोड़ा था कि अपना व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक। चूँकि जो पुर्तगाल का राजा था उसका नाम मैनुअल था, मैनुअल फर्स्ट को चीफ ऑफ द कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के प्रधान की उपाधि थी। वह राजा ही ये चाहता था कि ये विदेशों में जाकर व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दें। और दूसरा, जैसे योटिंग या कोई जल क्रीड़ाएँ भी होने लगी थी, उसके पुत्र राजकुमार को जो उपाधि थी द नेविगेटर, यानी कि अब वो खेल भी करने लगे थे समुद्र में, समुद्री रास्ते से विभिन्न देशों की यात्राएँ करते थे अपनी कंप्लीट। तो ये उसके उद्देश्य हो जाएंगे। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था। ये 3 बार आया था। पहली बार कब आया, एक तो 1498 में, दूसरी बार ये आया फिर ये 2 में 1502 में, उसके बाद 24 में आया 1524 में। और यहीं पर भारत में इसकी डेथ हुई थी। केरल में ही इसकी पहले समाधि बनाई गई, बाद में फिर 1538 में इस समाधि को शिफ्ट किया गया पुर्तगाल में, लिस्बन में। इसे 2 बार दफनाया गया है। जो ग्रेवयार्ड होते हैं बने हुए या चर्चयार्ड, चर्च के अंदर जो कब्रिस्तान होंगे चर्चयार्ड, उसमें दफनाया गया। तो पहली बार कहाँ पर, कोच्चि में, और दूसरी बार कहाँ, फिर लिस्बन में। उनकी जो कब्र थी, उनके जो अवशेष थे, उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो वास्को डी गामा के बारे में यही काफ़ी रहेगा इसमें। और ये भी लिख देते हैं, ये 3 बार भारत आया, 3 बार। कब आया 3 बार, पहली बार तो सन 1498 में, और दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार जब ये भारत आया सन 1524 में। 1524 में इसकी यहाँ पर डेथ हुई थी, डेथ। और कहाँ दफनाया गया, कोच्चि में, कोच्चि या कोचीन एक ही बात है, कोच्चि केरल में है। उसके बाद में फिर कोच्चि के बाद सन 1538 में इसकी कब्र को शिफ्ट किया गया पुर्तगाल में, लिस्बन। क्वेश्चन है, किस पुर्तगाल यात्री या नाविक को 2 बार दफनाया गया है। तो 2 बार किसे दफनाया गया है, वास्को डी गामा को। अच्छा, एक तो इसके साथ में कितने सहयोगी थे, 170 सहयोगियों के साथ में 4 शिप के द्वारा आया था, जिनमें 3 में यात्री भरे हुए थे नाविक और 1 में सामान था। उनका नाम क्या था शिप का, सेन ग्रेम्बियल, राफेल और बेरियो। ठीक है। और ये भारत में कितनी बार आया, 3 बार, है ना। तीसरी बार ही भारत में डेथ हुई, तो कब्रिस्तान में दफनाया गया, और दूसरी बार शिफ्ट कर दिया गया। क्लियर है चीज़, ओके। और उद्देश्य क्या हो जाएगा, मसाले प्राप्त करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। जमोरिन ने जब भव्य स्वागत किया तो वहाँ पर कुछ मसाले भी दिए गए, और कुछ दिन ये रुकने के बाद में फिर ये पुर्तगाल वापस चला गया। पुर्तगाल में जाकर इसने इन मसालों को 60 गुना दाम में बेचा था, 60 गुना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 60 गुना दाम में इनको बेच दिया गया था पुर्तगाल में ले जाकर।
वहाँ के लोगों में एक होर्डिंग मचाई ऐसी कि अब तो हम भारत की यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेलकम भी होता है राजा के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखना, जो वास्को डी गामा जब यहाँ पर आया था उसी ने अपनी राजधानी कोचीन में बनाई, लेकिन जब दूसरी बार ही आया वास्को डी गामा सन 1502 में, फिर यह नियम बनाया गया कि अब भारत में एक पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। जो पहला गवर्नर बना था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन ये वास्तविक गवर्नर नहीं था। वास्तविक गवर्नर जो पुर्तगाल का बना है वो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क बना है। अल्बुकर्क को ही वास्तविक मानते हैं, जो इसके बाद आएगा। तो इसका शासनकाल क्या आ जाएगा, यह आएगा 1505 से 1509 तक। 1509 के बाद कौन आएगा फिर, अल्बुकर्क है ना, और बाद में नुना डी कुन्हा, इनके ये गवर्नर हो जाएंगे। तो इसकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की क्या विशेषता, एक तो ये प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, कोचीन को राजधानी बनाया गया था, कोचीन। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कोचीन में प्रथम फैक्ट्री किसने लगाई थी, हम आंसर लगाएंगे वास्को डी गामा, क्योंकि उसको ही राजधानी घोषित कर दिया गया था। एक कन्नौर जगह पड़ती है वहाँ पर, कन्नौर या कन्नौर एक ही नाम है, इसमें आएंगे केरल में। तो इन दोनों शहरों की स्थापना जो की थी या अपनी बस्ती बनाई थी वो वास्को डी गामा ने बनाई थी। और अब कोचीन को ही एक राजधानी घोषित कर दिया गया, तो इसकी राजधानी भी कोचीन ही हम लगाएंगे। तीसरा, इसने एक शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति क्या थी ये भी देख लेते हैं एकदम। इसको हम ये बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, या फिर कहेंगे हम क्या, नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति। नीले पानी की नीति ये थी कि भारत में जो अरब सागर था, अरब सागर में इनका एक डोमिनेशन हो गया। वहाँ पर एक परमिट जारी करते थे जिसको कार्टेज डी अल्मीडा कहते थे। एक परमिट जारी किया गया, परमिट, परमिट का मतलब पारपत्र, या कहीं जैसे पासपोर्ट बनता है कि हमें कहीं जाना है विदेशी यात्रा पर तो पासपोर्ट बनाया जाएगा, तो एक परमिट जारी किया, उसका नाम क्या था, कार्टेज, कार्टेज डी अल्मीडा। एक कार्टेज जारी किया गया। कार्टेज का क्या अर्थ होता है, परमिट बनाना। जब भी कोई समुद्र में जाएगा, खास तौर से जो अरब सागर होगा, अरब सागर में अगर कोई भी शक्ति अपना शिप लेकर जाएगी, उनके लिए एक परमिट जारी करते थे, और इस परमिट में के माध्यम से ही वो अरब सागर से कहीं व्यापार कर सकते थे। इनका ये कहना था कि समुद्री लुटेरे होते हैं, उनसे हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। कहीं कोई विदेशी शक्ति अपना कोई एक व्यापार वाणिज्य न कर ले किसी और के साथ में, ठीक है ना। तो इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जारी किया, नीले जल की नीति, ये की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसको कार्टेज अल्मीडा नाम दिया गया था। और इनका जो समुद्री क्षेत्र था, समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, इसको नाम दिया गया था, हाँ, एतमादो या एस्तमादो, एस्तमादो डी इंडिया, एस्तमादो डी इंडिया। ये इनके हम क्षेत्र को कहते हैं जो समुद्र इनका क्षेत्र था, जहाँ पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था, खास तौर से अरब सागर में। ये अरब सागर में था, अरब सागर। तो अरब सागर पर इन्होंने कब्जा अपना जमाया, जिसका नाम क्या दिया गया, एस्तमादो दी इंडिया, इस क्षेत्र को बोलते थे। और उसमें जाने के लिए क्या बनाया गया, एक परमिट जारी करते थे। उस परमिट के लिए भारी भरकम शुल्क वसूलते थे। ये कहा जाता है कि जब सम्राट अकबर थे, मुग़ल शासक अकबर को भी ये परमिट प्राप्त करना पड़ा था, लेकिन उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था। उसके लिए कोई कीमत नहीं वसूली गई थी, फ्री देना। लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक राजा को भी परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। ये इतना डोमिनेशन इन्होंने कर लिया था। अच्छा, तो इसकी क्या विशेषता रहेगी, एक तो ये प्रथम गवर्नर थे, कोचीन में अपनी राजधानी बनाई, और कोचीन के संस्थापक कौन आ जाएंगे फिर, वास्को डी गामा। और इन्होंने शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति, और एक काफिला परमिट कार्टेज डी अल्मीडा जारी किया। अपने समुद्री क्षेत्र को क्या कहते थे, एस्तमादो डी इंडिया। ये इनका चूँकि अरब सागर पर विशेष था, और सम्राट अकबर को फ्री ऑफ कॉस्ट कार्टेज दिया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही प्रथम इनको वास्तविक मानते हैं संस्थापक। तो खैर एक तो क्या वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक या कहिए वास्तविक गवर्नर, वास्तविक गवर्नर बनाया गया। ये किसको बनाया गया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो शासन होगा ये 9 से 15 तक आ जाएगा, यानी कि 1509 से 9 से 15 तक। 15 के बाद कुछ और भी आए गवर्नर जनरल, लेकिन नोन्हा डी कोना जो 29 में आया था उसने अपनी राजधानी गोवा बनाई। इसकी राजधानी क्या लगेगी अभी तक? इसकी राजधानी आ जाएगी कोचीन। लेकिन इसने कई विजय भी प्राप्त की थी कोचीन। एक तो इसने सन 1510 में गोवा को जीत लिया था, गोवा को एक तो जीता। एक इसने सेंट थोम भी बनाया था, सेंट थोम ये कहाँ पर आ जाएगा? सेंट थोम मद्रास में, ये मद्रास में बनाया गया सेंट थोम। तो किला भी है, एक युद्ध भी हुआ सेंट थोम का युद्ध, एक इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें पूरब के जो क्षेत्र हो जाएगा, जैसे हुगली एक क्षेत्र पड़ता है, हुगली यानी कि कलकत्ता या बंगाल में भी इनका बंगाल में भी डोमिनेशन हुआ। बाद में बंगाल में जो किला बनाया गया वो नोन्हा डी कोन्हा ने भी बनाया, और नोन्हा डी कोन्हा ने दक्षिण में भी, जैसे सिलोन श्रीलंका को बोलते हैं वर्तमान में, ये सब किया था। इसके कुछ अच्छे कार्य भी थे, जैसे सती प्रथा का अंत इसने किया था। क्या? एक भारत में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा के अंत के लिए कानून बनाया था ना। एक क्वेश्चन ही आता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर को राजा राम मोहन नाय का अग्रगामी कहा गया है? फॉरवर्ड है ना, अग्रगामी। राजा राम मोहन नाय कौन थे? हम उसमें पढ़ेंगे जब नव जागरण पढ़ा जाएगा। नव जागरण में सबसे अधिक योगदान, यानी कि जो रूढ़िवादी थी या हमारे यहाँ पर कुछ बुराइयाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ, ऐसे कोई कुरीतियाँ, उनको समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन नाय के महत्वपूर्ण उसमें योगदान था, जिसमें एक सती प्रथा भी थी, सती प्रैक्टिस। तो सती प्रथा के लिए जो कानून बनाया अंग्रेजों में तो बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने बनाया राजा राम मोहन नाय ने। राजा राम मोहन नाय से पहले पुर्तगालियों में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्वेश्चन बहुत आता है कि सती प्रथा का अंत, तो इन्हें राजा राम मोहन नाय का पूर्वगामी भी मानते हैं। क्या? राजा राम मोहन नाय का अग्रगामी या पूर्वगामी कहेंगे इसको, या क्या कहेंगे? पूर्वगामी, अग्रगामी या पूर्वगामी। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि सती प्रथा का इसने अंत किया था। हालांकि वो चलती रही, बाद में फिर अंग्रेजों ने कानून बनाया उस पर। सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 510 ईसा पूर्व, 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख, ये क्वेश्चन भी आता है। एरण अभिलेख में 510 में ये मिलता है कि सती प्रथा यहाँ पर जो की थी, एक सैनिक थे गोपराज सैनिक की पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। तो पुर्तगालियों में किसने अंत किया? अल्बुकर्क ने एक और कार्य किया था। अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए इसने एक ये नियम बनाया कि अब कोई भी पुर्तगाली भारतीय महिलाओं से विवाह कर सकता है, जिससे उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। और अपनी सेना में अब भारतीयों को भी भर्ती करने लगा था। क्या? एक तो भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित, भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। ये किनको किया? पुर्तगालियों को, कि पुर्तगाली पुरुष अब भारत में विवाह कर सकते हैं। दूसरा, सेना में भारतीयों को शामिल किया गया था। अपनी सेना में भारतीयों को शामिल किया। ये इसके कुछ कार्य थे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अल्बुकर्क वैसे तो 30 नंबर पर आए थे, लेकिन वास्तविक गवर्नर जनरल मानते हैं, या भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसने कुछ अच्छे कार्य किए, जैसे एक तो सती प्रथा का अंत किया,
और राजा राम मोहन नाय का पुरोगामी या अर्गामी कहा जाता है। और 510 ईस्वी में जो ईरान अभिलेख में एक सती प्रथा का वो मिला है प्रमाण सबसे पहले, उसको समाप्त करने के लिए इसने अभियान किया। दूसरा, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया पुर्तगालियों को, जिससे उनकी जो जनसंख्या उसमें वृद्धि हो जाए। और अपनी सेना में, पुर्तगाली सेना में भारतीयों को भी शामिल करने लगे थे। 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। और उसके बाद में जैसे मद्रास का कुछ क्षेत्र था उसमें पश्चिम बंगाल का, वो भी अपने कब्जे में लिया। बंगाल तक अब इनका साम्राज्य विस्तार हुआ, है ना। अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं फिर नुना डी कुना। नुना डी कुना जो गवर्नर बनकर आया था सन 1529 में, ये 1529 से 38 तक रहा। और इसकी कुछ खास विशेषता ये थी कि 1530 में इसने अपनी राजधानी गोवा को बनाया था। गोवा को क्या बनाया? राजधानी, अपनी राजधानी बनाया। और ये किसके स्थान पर? कोचीन के स्थान पर। कोचीन के स्थान पर। एक इसने अपना जो किला बनाया था, किला ये पश्चिम बंगाल के हुगली में बनाया गया था। हुगली में किला बना पश्चिम बंगाल में। और दक्षिण में भी इसका सिलोन पर, जैसे सिलोन श्रीलंका को कहा जाएगा, सिलोन पर भी इसने अधिकार किया। और दमन दीव, जैसे आएगा ना दमन, यहाँ पर भी इनका कब्जा हुआ। एक इसने बम्बई को अपने अधीन किया था। बम्बई बाद में ही नाम महाराष्ट्र हुआ था, पहले बम्बई प्रेसिडेंसी थी ये। तो ये इसके सब यहाँ पर साम्राज्य विस्तार होने लगा था इसका। अच्छा, इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो राजधानी किसने बनाया? नुना डी कुना ने। इसके बाद और भी आए, एक यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आए थे ईसाइयत के, उनका नाम था सेंट जेवियर, वो बाद में आए थे, लेकिन कुछ और भी गवर्नर जनरल बने हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? नुना डी कुना। तो पहले गवर्नर कौन बने इसके? पहले तो बने ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क वास्तविक आ जाएंगे। और ये नियम किसने बनाया था? जो पुर्तगाली जो पहले विजिटर यहाँ थे इंडिया में, यानी कि वास्को डी गामा। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनकी देन क्या है, गिविंग्स क्या है। पुर्तगालियों की देन भी काफ़ी हैं, जैसे कुछ सब्जियाँ उगाना या कुछ टेक्निक, जैसे प्रिंटिंग प्रेस भारत में ये लाए थे, है ना। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक माने जाते हैं भारत में। वो जो वाणिज्यीकरण हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का, वो अंग्रेजों ने किया था। तो अगर आया ना कि प्रिंटिंग प्रेस के जनक कौन थे भारत में? ये पोर्तुगीज थे। कुछ और भी थी, जैसे आलू की इसमें फसल उगाना, या फिर शकरकंद होता है। उसके बाद मूंगफली या आड़ू, या हम बात करते हैं फिर उनकी देन्स की, जो गिविंग्स रही हैं। पुर्तगालियों की देन क्या क्या थी? तो सबसे पहले तो हम लेते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ये भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। वाणिज्यीकरण जो किया है इन्होंने, मार्केटिज्म, ये किया था फिर अंग्रेज़ों ने। दूसरे नंबर पर कुछ फसलें भी हैं, जैसे आलू उगाना इन्होंने सिखाया हमें अंग्रेज़ों ने। एक आ जाएगा इसमें शकरकंद, जिसको हम शकरकंद बोलते हैं। और तीसरे नंबर का होगा एक, जैसे आड़ू या फिर मूंगफली। आलू ये, और ये आड़ू भी है, मूंगफली भी है। मूंगफली एक अनानास है ना। और एक ये होता है जैसे बीड़ी वगैरह वो बनाना, तो तंबाकू के आविष्कार किए थे, टोबैको। अच्छा जी, और क्या देन थी इनकी? एक समोसा भी, समोसा तिकोना बनता है समोसा। हाँ जी, और कौन सा? ये डायरेक्शन जो थी ना कि दिशा, वो भी पुर्तगालियों ने खोज की थी उसकी, दिशा सूचक, वो भी लिख सकते हैं हम, कंपास, है ना, दिशा सूचक यंत्र, ये भी इन्होंने बनाया। अच्छा, और क्या था? समुद्री यात्रा इन्होंने शुरू की, समुद्री यात्रा है। अच्छा, एक काली मिर्च भी इनकी देन है, काली मिर्च ये यहाँ पर भी होती थी, एक वाइट होती है, एक ब्लैक होती है ना, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, ये भी इन्हीं की देन है, काली मिर्च। हालांकि मसालों की रानी केरल को या कोचीन को कहा जाता है। अच्छा, और क्या इनकी देन थी? मूंगफली, अनानास और तंबाकू, मेन तो यही है। अच्छा, और क्या आ जाएगा? प्रिंटिंग प्रेस। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अनानास वाला आया हुआ है कि इनकी देन थी, तो ये सब पुर्तगालियों की देन थी। तो इसमें हमें क्या करना है? एक तो संस्थापकों के नाम,
और ये नियम गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसने की, इनकी राजधानी कहाँ कहाँ पर बनी, राजधानी को ट्रांसफ़र किसने किया था, गोवा में। पहले क्या थी, कोचीन, कोचीन के बाद में गोवा बनी थी फिर राजधानी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। कैसे जी, वो किसका प्रतिनिधि बन के भारत आया? किसका प्रतिनिधि, जो वहाँ का ये देखना भैया पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि वास्को डी गामा किसका प्रतिनिधि बनकर भारत में आया। जो पुर्तगाल के राजा थे उस टाइम पर मैनुअल फर्स्ट ने ही राजा के पास भेजा था, और चूंकि उसे वाणिज्य के प्रधान की उपाधि प्राप्त थी, चीफ ऑफ द कॉमर्स, अब वो करना चाहता था व्यापार वाणिज्य पूर्व के देशों में, वो ये थी। और वो समुद्री यात्रा पर निकला करते थे, तो पता है ना 4 जहाज़ लेकर आया था, जिसमें 3 में यात्री नाविक ही थे, जिनको समुद्री यात्रा की जानकारी थी और दिशाओं की जानकारी, हवाओं की जानकारी होती थी। एक में उनका सामान था, वो नहीं कि पर्टिकुलर इतने दिन के लिए आएंगे, उनकी जब तक यात्रा कंप्लीट ना हो, ये था उसमें उद्देश्य। क्या था, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना और आर्थिक एक मजबूती देना, या फिर कहिए कि मसालों की प्राप्ति करना। उन मसालों को ही इसने 60 गुना दाम में बेचा था अपने वापस जाते हुए पुर्तगाल में। वहाँ पर फिर होर्डिंग मची कि क्यों ना पूर्व के देशों में चले हों। फिर उसके बाद में और भी यात्री आने लगे थे, ये था। और क्वेश्चन उसके अलावा बस ये थे, ठीक है जी। अच्छा, तो खैर ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।